Hello everyone, you are watching the YouTube channel of Rouse Academy for Competitive Exams. This is me, Varun Pradhan, presenting the Saptahik Visheshang, in which we'll be covering the hottest topic of the week. And the topic for this week is the post of governor. हमारे संविधान में राज्यों के लिए गवर्नर का एक पद है जिसका उपबंध किया गया है और वो इन दिनों काफी चर्चा में है कई वजहों से। तो आज हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं ऑफिस ऑफ गवर्नर के लिए और उससे जुड़े कुछ नए तरह के डेवलपमेंट्स को। ठीक है, तो बिफोर वी प्रोसीड, व्हाई डोंट यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ राउज एकेडमी इफ यू हैवंट yet. All right, so let's proceed and see that why this particular topic is in the news. आज के हिंदू न्यूज़पेपर में एक खबर छपी है जिसमें तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के लिए एक लेटर लिखकर कहा है कि तमिलनाडु के गवर्नर को वो रिकॉल कर लें और इस पर्टिकुलर मुहिम में जो डीएम के गवर्नमेंट है तमिलनाडु की, उसने ऑपोजिशन से भी कहा है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए। ये आरोप है तमिलनाडु गवर्नमेंट का कि गवर्नर अपनी पोजीशन का मिसयूज कर रहे हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल वे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरह की टसल तमिलनाडु के गवर्नर और तमिलनाडु के गवर्नमेंट के बीच में चल रही है। ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट आप देख पा रहे हो। और क्या ऐसी घटनाएं बहुत नई है? तो मेरा जवाब होगा नहीं। इस तरह की रसाकसी, इस तरह की खींचतान अक्सर राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच में चलती रहती है। कुछ इसी तरह का मामला अभी कुछ दिन पूर्व केरला में हुआ, जब केरला के गवर्नर ने स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर के अगेंस्ट एक चिट्ठी लिखी। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, जो खुद एक काफी ज़हीन व्यक्ति हैं, एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, एक बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को एक लेटर लिखा और कहा कि आप अपने फाइनेंस मिनिस्टर को सस्पेंड कर दीजिए। ये उनकी लेटर की इंटरप्रिटेशन थी। उन्होंने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है, इंडिया की यूनिटी और इंटेग्रिटी को वीक किया है। ये भी उन्होंने लिखा कि अब फाइनेंस मिनिस्टर ने प्लेजर ऑफ गवर्नर खो दिया है ना। द फाइनेंस मिनिस्टर हैज सीज्ड टू एंजॉय हिज प्लेजर। ये बात गवर्नर ने लिखी। हालांकि इस बात पर बहुत ज्यादा तवज्जो केरला के चीफ मिनिस्टर ने नहीं दी, बल्कि ये डिमांड को ड्रॉप कर दिया गया। इस वजह से भी गवर्नर की पोजीशन बड़ी न्यूज में थी। ठीक है, तो यदि आप अपनी प्रिपरेशन को विंग्स देना चाहते हैं तो आज ही आप ज्वाइन कीजिए राउस अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भोपाल। हमारा एड्रेस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हमारे पास एक वेल क्वालिफाइड फैकल्टी है यूपीएससी और एमपीपीएससी एग्जाम के लिए। तो अपनी प्रिपरेशन को और बूस्टअप करने के लिए आप हमारे यहाँ पर बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इस मुद्दे को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और उसके पहले समझते हैं what exactly is the position of governor, what is the constitutional position of governor in India. So article 153 of our constitution says there shall be a governor for each state. हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1956 में, जिसके बाद स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा भी हुआ, उसमें ये बात भी कह दी गई कि एक ही पर्सन दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर भी हो सकता है। ठीक है, अभी रिसेंटली आपको पता होगा जब मध्य प्रदेश के गवर्नर श्री लालजी टंडन की तबीयत ठीक नहीं थी, तब उस समय पर उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर थी आनंदीबेन पटेल, उनको मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज दे दिया गया था। तो ऐसे एक ही व्यक्ति दो स्टेट का गवर्नर भी हो सकता है। आर्टिकल 153 ये बात कहता है, अनुच्छेद 153 ये बात कहता है। ये गवर्नर जो होगा, ये
उसी तरह की पोजीशन होगी जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट की पोजीशन होती है। क्या पोजीशन है सेंटर में प्रेसिडेंट की? तो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द सेंटर इज प्रेसिडेंट, सिमिलरली एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इज गवर्नर। राज्य का कार्यपालक मुखिया जो है वो राज्यपाल होगा, ठीक है। और सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट जो है वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर काम करते हैं। सिमिलरली स्टेट्स में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी उसकी एड एंड एडवाइस पर काम करेंगे राज्यपाल महोदय। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखते हैं कि गवर्नर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो एक तो थंब रूल है आपका कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड करने के लिए आपको भारत का नागरिक होना आवश्यक है। वन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, देन ओनली ही और शी मे बी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ऑलराइट, तो पहली क्वालिफिकेशन तो यही के भाई सिटीजन ऑफ इंडिया हो, और दूसरी मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज उनकी रही हो, ठीक है। तो 35 साल से कम आयु वाले व्यक्ति राज्यपाल नहीं बनाए जा सकते। और दो कन्वेंशंस भी हैं गवर्नर को लेकर। हालांकि कन्वेंशंस जो है वो कहीं रिटन नहीं होते, कहीं लिखे हुए नहीं होते, लेकिन वो बस परंपराएं हैं जो लंबे समय से चली आ रही है। तो दो कन्वेंशन, दो परंपराएं गवर्नर या राज्यपाल को लेकर है। नंबर वन, ही शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड। वो उस राज्य से नहीं होने चाहिए जहां पर उनकी नियुक्ति की जा रही है। और प्रेसिडेंट जब गवर्नर्स को अपॉइंट करें तो आमतौर पर चीफ मिनिस्टर्स को कंसल्ट करेंगे। हालांकि ये बहुत आवश्यक नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ये कन्वेंशन है, ठीक है। कन्वेंशन मैंडेटरी नहीं होते हैं, बाध्यकारी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये दो बातें क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर को लेकर भी आप याद रखिएगा। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं गवर्नर से रिलेटेड। सो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अनदर थंब रूल फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल द इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स इन इंडिया आर डन बाय द प्रेसिडेंट ओनली, ठीक है। तो गवर्नर की अपॉइंटमेंट भी इंडिया में कौन करता है? प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति। गवर्नर चाहे तो अपनी पोजीशन से रिजाइन दे सकते हैं, वो अपना रेजिग्नेशन, अपना इस्तीफा, अपना त्यागपत्र प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे। ये क्वेश्चन भी प्रिलिमिनरी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, स्टेट पीसीएस एग्जाम में। अब टेन्योर या कार्यकाल की बात करें तो गवर्नर जो है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारित करता है। अर्थात जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक एक व्यक्ति गवर्नर रह सकता है। ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। हालांकि उसमें यह भी लिखा हुआ है कि आमतौर पर 5 साल उनका कार्यकाल होगा, 5 ईयर उनका कार्यकाल होगा। लेकिन 5 ईयर के पहले भी यदि वो अपना प्लेजर खो देते हैं तब गवर्नर की पोजीशन से उन्हें हटाया जा सकता है बाय प्रेसिडेंट ओनली। जो अपॉइंट करेगा वही हटाएगा। ऑलराइट, ओथ की यदि हम बात करें, शपथ की बात करें, तो ओथ गवर्नर को दिलाते हैं उस कंसर्न्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और यदि उस स्टेट में चीफ जस्टिस एब्सेंट है तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा उस हाई कोर्ट का वो उन्हें ओथ दिला देंगे, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि ओथ से रिलेटेड कौन सा शेड्यूल है, कौन सी अनुसूची है जो शपथ के बारे में बात करती है, या कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखकर मुझे बताइएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं गवर्नर से रिलेटेड। सो आर्टिकल 163 सेज देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर headed by chief minister to aid and advise the governor in exercise of his functions, except insofar as he is bound under this constitution required to exercise his discretionary power। राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता करने के लिए और सलाह देने के लिए राज्य में एक मंत्रिमंडल होगा जिसके हेड, जिसके मुखिया मुख्यमंत्री होंगे। और
और ये एडवाइस, ये सलाह, ये सहायता सिर्फ उन मामलों में नहीं आवश्यक होगी जिनमें राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सके। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, जिस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, वो यही है, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर्स क्या होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, इसको हम बहुत डिटेल में समझने वाले। ठीक है, अभी बेसिक लेवल पर आप इतना याद रखें कि इन जनरल प्रेस गवर्नर जो होता है राज्य का, स्टेट का, वो चीफ मिनिस्टर और उनकी काउंसिल की एड एंड एडवाइस पर ही काम करता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन देखते हैं, जो है आर्टिकल 164, जो कहता है द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर and the other minister shall be appointed by the governor on advice of chief minister, and the minister shall hold office during the pleasure of governor. Another controversial arena, या यूं कहें कि एक नई तरह से विवाद को जन्म महामहिम आरिफ मोहम्मद साहब ने दे दिया है कि प्लेजर ऑफ गवर्नर की नई तरीके से व्याख्या अब की जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 164 कहता है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति गवर्नर करेंगे। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति में मुख्यमंत्री सलाह देगा, और मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री तब तक अपना पद धारित करेंगे जब तक राज्यपाल का प्रसाद रहेगा। या ठीक है, तो प्लेजर ऑफ गवर्नर भी आज का टॉपिक का इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा, जिसको हम बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरह का मामला जैसा केरला में देखने मिला है, इसके पहले कभी नहीं हुआ। राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच में तनातनी के तो कई मामले आए हैं, लेकिन ऐसा कोई मामला कभी नहीं आया जिसमें राज्यपाल ने यूनिलेटरली किसी मंत्री को डिसमिस कर दिया हो। ठीक है, स्वविवेक पर डिसमिस कर दिया हो मंत्री को, ऐसा कोई मामला अब तक देखने में नहीं मिला है। ठीक है, तो ये दो आर्टिकल्स हैं जो बड़े महत्वपूर्ण है। दोनों अनुच्छेद को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा पोटेंशियल क्वेश्चन इस बार के एग्जाम के लिए ये हो सकते हैं। ठीक है, आइए हम समझते हैं कि प्लेजर ऑफ गवर्नर या राज्यपाल के प्रसाद के मायने क्या होते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि अब तक इस तरह का कोई मामला देखने नहीं मिला, क्योंकि प्लेजर ऑफ गवर्नर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गवर्नर के पास ये पावर हो कि वो किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सके, उसकी पोस्ट से हटा सके। गवर्नर ये काम यूनिलैटरली नहीं कर सकते हैं। गवर्नर किसी भी मिनिस्टर को तभी हटा सकते हैं जब उन्हें एडवाइस दी हो। किसने? चीफ मिनिस्टर ने। ठीक है, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही किसी मंत्री को हटाया जा सकता है, बिना उनकी एडवाइस के नहीं। ठीक है, ये बात इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के इंटरप्रिटेशन में बार बार कही गई है। एक बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं सुभाष कश्यप जी, जिनकी बुक्स भी आती हैं, उन्होंने कहा कि प्लेजर शुड नॉट कंटिन्यू व्हेन द मिनिस्ट्री हैड लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द असेंबली। इन दैट केस गवर्नर वुड यूज हिज प्लेजर टू डिसमिस इट। एक मिनिस्ट्री जब सदन में बहुमत में ना हो, एक ऐसी मंत्री मंडल जिसके पास मेजॉरिटी ना हो, ऐसे केस में गवर्नर अपने प्लेजर का यूज करके उस मिनिस्ट्री को डिसमिस कर सकते हैं। बहुमत वाली सरकार को गवर्नर बर्खास्त नहीं कर सकते हैं प्लेजर के नाम पर। इस प्रावधान का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि राज्यपाल के पास किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने की शक्ति है। ठीक है, सुभाष कश्यप कहते हैं कि जब मंत्रिमंडल विधानसभा में बहुमत खो दे, उसी कंडीशन में राज्यपाल अपने प्रसाद का प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें खारिज करने के लिए, उन्हें बर्खास्त करने के लिए। ठीक है, अन्यथा किसी भी मिनिस्टर को हटाने के लिए
यूनिलैटरली गवर्नर नहीं एक्ट कर सकते हैं, बल्कि उन्हें मंत्री परिषद की, खासतौर पर मुख्यमंत्री की एडवाइस पर काम करना होगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आप इस पर्टिकुलर पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर या राज्यपाल के जो विवेकाधिकार होते हैं वो क्या होते हैं। हमने अभी देखा एक आर्टिकल जिसमें ये कहा गया कि गवर्नर को एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर काम करना पड़ेगा, एक्सेप्ट इन दोज कंडीशन जिनमें वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होंगे वो अपवादिक परिस्थितियां, वो एक्सेप्शनल कंडीशंस, और क्या होगा एक्सटेंट और लिमिटेशन ऑफ द डिस्क्रिशनरी पावर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज की बड़े अच्छे से इंटरप्रिटेशन की शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 वाले केस में। एक 7 जजेस की बेंच ने ये कहा कि इंडिया एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, एक संसदीय लोकतंत्र प्रणाली हमारे देश में लागू होती है, और इसीलिए गवर्नर जो है वो एक नॉमिनल हेड है, वो एक टाइट्यूलर हेड है, ठीक है। और गवर्नर को चाहिए कि वो एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर चले। और एक चीज पर विशेष मैं ध्यान आप सभी लर्नेड व्यूअर्स का चाहूंगा, द वर्ड यूज्ड हियर इज शैल, नॉट मे। लीगल टर्म्स में बात करूं तो शैल का मतलब होता है एक मैंडेटरी प्रोविजन, एक बाध्यकारी उपबंध जिसको मानना ही पड़ेगा। इसका मतलब है कि द ए or the advice given by the council of minister is binding on governor। राज्यपाल पर मंत्री परिषद की दी हुई सुझाव या सलाह बाध्यकारी होगी, उन्हें माननी ही पड़ेगी, वे मना नहीं कर सकते हैं मानने से, ठीक है। आमतौर पर वे सिर्फ एक ही कंडीशन में इसको मानने से इनकार कर सकते हैं, जब उनके पास विवेकाधिकार होगा, जब उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर होगा। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ हंग असेंबली के केस में अराइज होता है। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई भी पार्टी क्लियर मेजोरिटी ना लेकर आ पाए, विधानसभा चुनाव में, असेंबली इलेक्शन में कोई भी पार्टी क्लियर मेजोरिटी ना ले पाए, तब डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो किसको इनवाइट कर रहे हैं सरकार बनाने। आमतौर पर ऐसी कंडीशन में भी जो लार्जेस्ट पार्टी होती है उसको इनवाइट किया जाता है, वो पार्टी जिसकी सबसे ज्यादा सीटें आई हो उसके लीडर को इनवाइट किया जाता है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है, यहाँ पर गवर्नर अपने विवेकाधिकार, अपने डिस्क्रिशन का प्रयोग कर सकते हैं सिर्फ इसी मामले में। इसके अलावा किसी और मामले में वे अपना डिस्क्रिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा ही एक और बढ़िया मामला हुआ जिसका नाम है नावम रेबिया जजमेंट 2016 का। इस जजमेंट में डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज करने के कॉन्टेक्स्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा आर्टिकल 163 में जो डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर दिया है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ये अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड है। और क्या इसकी लिमिट होनी चाहिए ये भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। उन्होंने कहा कि डिस्क्रिशन का एक्सरसाइज जो होगा वो आर्बिटरी नहीं होगा, वो मनमानी पूर्ण नहीं होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अंडर में रहेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन की लार्जर स्पिरिट के अकॉर्डिंग्स में रहेगा, वो रीजन से डिक्टेट होगा, वो लॉजिक से डिक्टेट होगा, वो सद्भावपूर्ण गुड फेथ में काम करने से होगा, और बहुत कॉशियसली इस डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये बात कही नावम रेबिया के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट।
एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात एनसीटी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि रियल पावर जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में होने चाहिए, ना कि नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव में। गवर्नर जो है वे एक नॉमिनेटेड व्यक्ति हैं, जबकि मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद चुनाव जीत कर आए हुए लोग हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास बहुमत है, जनता का विश्वास जिनके हाथ में है, इसलिए रियल पावर इन लोगों के हाथ में होने चाहिए। ये बात भी एक बड़ी महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। ठीक है, इसी को मैं हिंदी में भी बता दूं कि क्या क्या कहा। तो शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में ये कहा गया था कि हम एक संसदीय लोकतंत्र है, इसलिए राज्यपाल जो है सिर्फ एक नाम मात्र का मुखिया होगा। ठीक है, जो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, और ये सलाह जो होगी वो बाध्यकारी होगी। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में वे अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। नवाब रेबिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल का विवेकाधिकार असाधारण या असीमित अधिकार नहीं है, ये सीमित है, और इसका प्रयोग मनमानी पूर्ण नहीं होना चाहिए। ये तर्कों द्वारा निर्धारित हो, सद्भावपूर्ण इसका प्रयोग किया जाए और बहुत सावधानी से इसका प्रयोग किया जाए। और एक और बड़ी कमाल की बात, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाम भारत संघ 2017 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कही थी कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास वास्तविक शक्तियां होंगी, ना कि मनोनीत प्रतिनिधियों के पास, है ना। वही बात जो शमशेर सिंह वाले केस में कही, उसी को रिइटरेट किया गया इस पूरे मामले में। ठीक है, तो इसको यदि हम कंक्लूड करें पूरी बहस को, पूरी डिस्कशन को, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो प्लेजर ऑफ गवर्नर है वो स्वीट प्लेजर ऑफ गवर्नर नहीं होता है। मनमानी पूर्ण उनका प्लेजर इस्तेमाल नहीं हो सकता है कि जब गवर्नर की मर्जी हुई वो किसी भी मंत्री को सस्पेंड कर दे, ऐसा इसका इंटरप्रिटेशन नहीं होगा। यहाँ पर प्लेजर का मतलब होगा कि जब तक एक दल या पार्टी फ्लोर पर, सदन पर बहुमत में है, तब तक वो सरकार में रहेगी। और यदि किसी मंत्री को हटाना है तो मुख्यमंत्री से सलाह लेनी गवर्नर को आवश्यक होगी। और विवेकाधिकार की बात करें तो विवेकाधिकार एक असीमित, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड है। इनको लिमिट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस, और इनका प्रयोग जो है वो बहुत कॉशियसली होना चाहिए, बहुत रीजनेबली होना चाहिए, फेयरली होना चाहिए, आर्बिटरली नहीं होना चाहिए, और गुड फेथ से ड्रिवन होना चाहिए। ये इस पूरे मामले का पूरा जिस्ट है। सो आई होप यू गाइस understood the pleasure of governor. You also may have understood the discretion of governor. So आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि कोई और डाउट गवर्नर से रिलेटेड आपके दिमाग में है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को वहां मैं क्लियर कर सकूं। आप हमारे बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इस वीडियो को अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आप फॉलो कर सकते हैं ताकि समय समय पर आपको आवश्यक अपडेट्स मिलती रहें। सो विद दिस, me Varun Pradhan signing off for today. I'll catch you guys soon with another special topic. Have a great day.